नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम राजस्थान की नदियों को आगे पढ़ते हैं और आगे राजस्थान की नदियों में हम जो अंतः प्रवाह की नदियां पढ़ रहे थे उनको कंप्लीट कर लिया और अंतः प्रवाह की नदियों के बाद में आज कौन सी नदी पढ़ेंगे जो बंगाल की खाड़ी नदियां गिरते हैं। राजस्थान के प्रवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था। राजस्थान का प्रवाह कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। सबसे पहला जो प्रवाह है वो कौन सा है? अंतः प्रवाह। सबसे पहला प्रवाह कौन सा है? अंतः प्रवाह। उसके बाद दूसरा प्रवाह है वो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, यानी जो नदी अपना जल कैसे भी करके कहां पहुंचा रही है? बंगाली खाड़ी में, तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी प्रवाह। और जो नदी अपना जल अरब सागर में पहुंचाती है वो कैसी हो गई? अरब सागरीय। तो यहां पे हमने अंतः प्रवाह की नदियां पढ़ी थी, कौन कौन सी? जैसे घग्गर पढ़ी, कातली नदी पढ़ी, रूपारेल, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, काकने और बाणगंगा। इन नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इनके 2 वीडियो हैं वो पीछे क्लास में डाले हुए हैं, आप वहां से जा करके देख सकते हो। उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कौन से प्रवाह की नदी पढ़ेंगे? आज हम ये प्रवाह देखेंगे जिसका नाम क्या है? बंगाली खाड़ी। और बंगाली खाड़ी का मतलब क्या है? जो नदी राजस्थान की नदी है और जो कैसे भी करके अपना जल कहां पहुंचा रही है? बंगाली खाड़ी में पहुंचा रही है, उस प्रवाह का नाम क्या हो गया? बंगाली। तो इसमें कौन कौन सा नदी आएगी? देखो, सबसे पहले नदी आती है चंबल, और चंबल की सहायक नदी का नाम है बनास। तो चंबल नदी तंत्र पढ़ेंगे, बनास नदी तंत्र पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक गंभीरी नदी है तो गंभीरी नदी पढ़ेंगे। बंगाली खाड़ी प्रवाह में हम 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे, चंबल, बनास और गंभीरी नदी के बारे में। उसके बारे में हम अरब सागरी तंत्र देखते हैं। तो सबसे शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में ये जो नदी है बंगाली खाड़ी में कैसे जाती है उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बनास नदी की बात, चंबल नदी की बात करते हैं। देखिए, जो नदी अपना जल कैसे भी करके कहां पहुंचाती है? बंगाली खाड़ी में पहुंचाती है, तो उसको क्या कहते हैं? बंगाली खाड़ी तंत्र की नदियां। देखिए यहां पर कैसे कैसे नदी है। नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। नदी का नाम है चंबल। और चंबल नदी के सबसे पहले उपनाम देख लेते हैं यहीं पर हम कि क्या क्या उपनाम है। तो चंबल नदी को क्या कहते हैं? चर्मणवती कहते हैं। इसका नाम क्या है? चर्मणवती। इसी को ही नित्य वाहिनी कहा जाता है, नित्य वाहिनी। इसी को ही 12 मासी कहते हैं, 12 मासी। इसी को ही राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु। तो सीधा प्रश्न यहां से पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? तो चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अब ये नदी देखो कैसे कैसे पहुंचती है। ये नदी यहां से निकलती है, यहां जनापाव की पहाड़ी है और जनापाव की पहाड़ी से नदी निकलती है, इस प्रकार से घूमती है। ये नदी कहां जाती है? उत्तर से, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, यहां से यहां तक आती है, उत्तर प्रदेश तक। इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। और चंबल नदी है वो अपना जल वो किस में डाल देती है? ऊपर से यहां एक नदी आती है यमुना नदी, यमुना नदी। यानी चंबल नदी में अपना जल किस में डाल दिया? यमुना में डाल दिया। और यमुना नदी ने अपना जल किस में डाल दिया? यहां से एक नदी और आती है उत्तराखंड से निकल करके, 2 शाखाओं में निकलती है। एक शाखा का नाम क्या है? एक का नाम है भागीरथी नदी, एक का नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होने के बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा नदी है वो भारत की क्या है? सबसे लंबी। लंबाई कितनी है गंगा नदी की? देखो, ये नदी का नाम क्या है? गंगा। इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी का नाम क्या हो गया? यमुना। और यमुना की सहायक नदी का नाम क्या हो गया? चंबल नदी। ठीक है, आगे देखो, ये नदी आगे जाती है और आगे कहां जाती है? नदी बांग्लादेश में, आगे नदी जाती है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इस नदी का देखो क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इस नदी को कहते हैं पद्मा। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नाम, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यहां देखो, यहां तिब्बत है और तिब्बत में एक श्रेणी है जिसका नाम है कैलाश श्रेणी। तिब्बत में कौन सी श्रेणी है? कैलाश। यहां पे कैलाश श्रेणी है और कैलाश श्रेणी में एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। हिमनद का नाम क्या है? बोखरचू हिमनद। और बोखरचू हिमनद से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम क्या है? बोखरचू हिमनद से एक नदी निकल के आती है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। और सांगपो का मतलब क्या होता है? शुद्ध करने वाली। ठीक है, और ये नदी देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यांगयाक दर्रा है और यांगयाक दर्रे से प्रवेश करती है और यांगयाक दर्रे से प्रवेश करने के बाद में ये नदी असम में बहती है
और असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? दिहांग। और असम में इस नदी को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नदी कहां आती है? यह नदी आती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इस नदी को कहते हैं जमुना। यानी विश्व की सर्वाधिक उपनाम वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। अब जमुना और दोनों पद्मा, दोनों यहां पे एक स्थान है जिसका नाम है ग्वालंदो। कौन सा स्थान है? ग्वालंदो। और ग्वालंदो स्थान कहां पे है? बांग्लादेश में। ग्वालंदो नामक स्थान पे दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद में इस नदी का एक और नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना। और मेघना नदी कहां जाती है? देखो इसमें छोटी सी नदी आके मिलती है मेघना, उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। और मेघना नदी जाकर के कहां गिरती है? यहां पे पता है आपको कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से कोई भी नदी अपना जल कहां पहुंचा रही है? बंगाली खाड़ी में पहुंचा रही, तो वो नदी कौन से प्रवाह की हो जाएगी? बंगाली खाड़ी प्रवाह की। यहां हम नदी का उद्गम की बात कर लेते हैं कि जो नदी है वो कहां से निकल के गई है, तो इस स्थान का नाम है जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी। और जाना पाव की पहाड़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और ये नदी यहां पे स्थान है इटावा। इस स्थान का नाम क्या है? इटावा। इटावा में जाकर के नदी कहां मिल जाती है? यमुना नदी मिल जाती है। और यमुना नदी यहां पे प्रयागराज में, कौन सा स्थान है ये? प्रयागराज। प्रयागराज यूपी में पड़ता है। प्रयागराज में जाकर के कहां मिल जाती है नदी? यानी यमुना नदी किसमें मिलके? गंगा। और यहां पर एक नदी और मिलती है सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वो सबसे बड़ा प्रयाग है, इसलिए इसको प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज, पहले इसका नाम प्रयागराज ही था, लेकिन 1582 में अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था। इलाहाबाद करने के बाद धीरे धीरे हमने इसको बना दिया इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नाम चेंज करके योगी सरकार ने वापस क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया। तो प्रयाग का मतलब क्या होता है? दो नदियों का संगम। दो नदियों का संगम प्रयाग कहलाता है, और दो नदियों का बीच का स्थान दोआब कहलाता है। दो नदियों का बीच का स्थान तो क्या कहलाता है? दोआब। दो नदियों का बीच का स्थान दोआब है, और दो नदियों का संगम क्या कहलाता है? प्रयाग। तो ये जो नदी है ये चंबल नदी है। अब देखो चंबल नदी है वो कौन कौन से राज्यों में बहती है? ये जो चंबल नदी है वो कौन कौन से राज्यों में? सबसे पहले कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। सबसे पहले मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद में कहां पे आती है? राजस्थान में। और राजस्थान के बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। और उसके बाद में कहां बहती है? ये यूपी में। अपन अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये जो कितनी कितनी बहती है, कैसे कैसे बहती है, देखो सबसे पहले मध्य प्रदेश में 315 किलोमीटर बहती है। यहां मध्य प्रदेश में यहां तक की नदी कितनी बहती है? 315। और 315 के बाद राजस्थान में जाती है। राजस्थान में इस नदी की लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है 241 किलोमीटर की, और उत्तर प्रदेश में बहती है 275 किलोमीटर। इस प्रकार से नदी की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 966 किलोमीटर। नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966। तो चंबल नदी है वो कौन कौन से राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, और फिर कहां जाती है? उत्तर प्रदेश में। और इटावा नामक स्थान पे कहां जाके मिल जाती है? ये नदी मिल जाती है यमुना में। और यमुना गंगा में, गंगा ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र नाम पानी लेकर कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से नदी का नाम क्या है? चंबल। अब चंबल नदी को हम राजस्थान के क्षेत्र में पढ़ते हैं कि राजस्थान में ये नदी कहां से प्रवेश करती है, राजस्थान में कितने जिलों में बहती है, उसके लेवल में पढ़ते हैं। तो आइए राजस्थान के बारे में देखते हैं। जैसे देखो चंबल नदी का उद्गम आपने बता दिया, इस छोटा सा डायग्राम बना देता हूं मैं इधर ताकि आसानी रहे। जिस प्रकार से ये राजस्थान है, इस प्रकार से ये राजपुताना है अपना, शान आन बान और शान हमारी। और यहां से देखो इस प्रकार से नदी आती है यहां से, और इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। बस इसको हम बाहर निकाल के देखेंगे और कैसे कैसे उद्गम हुआ, कहां कहां गई है, उसकी बारे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने उपनाम देख लिए, इस नदी की लंबाई देख ली जो कितने किलोमीटर है? 966 किलोमीटर, और इसकी 1051 किलोमीटर भी है जो सैटेलाइट के आधार पर बताई गई है। ठीक है, देखो यहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? जना पाव की पहाड़ी। यहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? जाना पाव। जाना पाव की पहाड़ी है वो कहां पे है?
एमपी में, और यहां से इस नदी का उद्गम हो गया। कौन सी नदी का उद्गम हो गया भाई? चंबल नदी का। इस प्रकार से देखो चंबल नदी का उद्गम हुआ है जनापाव की पहाड़ी से, और यह नदी इस प्रकार से चलती है और यहां बहती 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 आगे जाती है। कहां तक जाती है? यमुना में चली जाती है नदी। तो ये जो नदी है वो निकल के कहां से आई है? जनापाव की पहाड़ी से निकल के आई है। अब इसके बारे में देखते हैं हम। आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश में इस नदी की लंबाई है 315 किलोमीटर। तो पहले मध्य प्रदेश में देखते हैं इस नदी पर क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हैं। मध्य प्रदेश में इस नदी में सबसे पहले तो एक नदी मिलती है जिसका नाम है सिप्रा नदी। कौन सी नदी है ये? सिप्रा। और सिप्रा नदी के किनारे यहां पे एक स्थान है जिसका नाम है उज्जैन। सिप्रा नदी के किनारे कौन सा स्थान बसा है? उज्जैन। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे है? तो सिप्रा नदी के किनारे है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। इस नदी पर देखो बांध बने हैं, और मध्य प्रदेश के मंदसौर में इस पर एक बांध बना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इस पर एक बांध बना है। उस बांध का नाम क्या है? सबसे पहले तो सबसे पहला बांध है इस पर, और इस बांध का जो नाम है वो क्या है? गांधी सागर बांध। बांध का नाम क्या बताया आपने? गांधी सागर। गांधी सागर। गांधी सागर बांध कहां पे भाई? मध्य प्रदेश में। और गांधी सागर बांध की क्या विशेषता है? देखो मैं विशेषता वाली बात आगे लिख देता हूं। पहला बांध बताया आपने गांधी सागर। गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है, और इस बांध की क्या विशेषता है? ये इस नदी पर स्थित बांधों में सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर स्थित बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर। इस बांध का निर्माण कब हुआ? 1959-60 में। 1960 में हुआ था। तो पहला जो बांध है वो आया है, वो कौन सा आया है भाई? गांधी सागर बांध। उसके बाद में ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी ये वाला स्थान है राजस्थान का, ये वाला स्थान जहां से नदी प्रवेश कर रही है। तो ये नदी है वो यहां पर राजस्थान का एक स्थान है, और राजस्थान के इस स्थान का नाम क्या है? राजस्थान का ये जो स्थान है इसका नाम है चौरासीगढ़। इस स्थान का नाम क्या है? चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ स्थान कहां पे है भाई? चित्तौड़गढ़ में। चौरासीगढ़ स्थान कहां पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़। तो चंबल नदी है वो राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है। और देखो यहां पर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इस नदी पर एक और बांध आता है, चित्तौड़गढ़ में ही है, जिसका नाम क्या है? इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर। इस बांध का नाम क्या बताया आपने? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। और राणा प्रताप सागर बांध कहां पे है भाई? चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध है उसकी क्या विशेषता है? देखो दूसरा बांध आपने कौन सा बता दिया? राणा प्रताप सागर। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़। इस बांध की क्या विशेषता है? इसका जो निर्माण हुआ था वो 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। और इस बांध की क्या विशेषता है? ये राजस्थान का जल भराव क्षमता के आधार पे, जल भराव क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का जल भराव क्षमता के आधार पे सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर है। और इसी राणा प्रताप सागर बांध से राजस्थान का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। परमाणु संयंत्र जो कहां पे है? रावत भाटा में है। रावत भाटा, जहां पर यूरेनियम से क्या बनती है? बिजली बनती है। रावत भाटा वाले परमाणु संयंत्र को जलापूर्ति कौन सा बांध करवाता है? तो राणा प्रताप सागर। और राणा प्रताप सागर ही राजस्थान का क्या है? सबसे
बड़ा बांध। तो पहला बांध कौन सा था इस पर, गांधी सागर। दूसरा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर। और उसके बाद देखो इस नदी पर क्या है, इस नदी में एक छोटी सी सहायक नदी आके मिलती है, इधर हरिपुरा से निकल के आती है। इस नदी का नाम क्या है, बामणी नदी। इस नदी में मिल गई कौन सी नदी आकर के, बामणी। और बामणी और चंबल नदियां मिलकर चित्तौड़गढ़ में एक जलप्रपात बनाती हैं। बामणी और चंबल नदियां मिलकर चित्तौड़गढ़ में क्या बनाती हैं कि जलप्रपात बनाती है। और इस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। इसका नाम क्या है, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहां पे है, तो चित्तौड़गढ़ में। देखो चूलिया जलप्रपात की क्या विशेषता है, चूलिया जो जलप्रपात है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चूलिया। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 18 मीटर ऊंचा है ये। कितना मीटर ऊंचा है ये, 18 मीटर या 54 फुट बोल सकते हो इसको, 18 मीटर या फिर 54 फीट ऊंचा है। ठीक है, ये तो हो गया राजस्थान का जलप्रपात। क्या होता है, एक होता है झरना और एक होता है जलप्रपात। जलप्रपात जब नदी है किसी चट्टान से नीचे गिरती है तो एक तो पानी ऐसे झरझर के नीचे जाता है, वो तो क्या हो गया झरना। और पूरा पानी अगर एक साथ नीचे गिरा है तो उसको क्या कह देंगे हम, जलप्रपात। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसके अलावा भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग। देखो राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, तो चूलिया। चूलिया ने दिल को छू लिया क्योंकि राजस्थान का सबसे ऊंचा है। कहां पे पड़ता है भाई, चित्तौड़गढ़ में। ऊंचाई आपने बता दी कितने मीटर है, 18 मीटर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जोंग, जोंग। और इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। कहां पे है भाई ये है शरावती नदी पर। और शरावती नदी कहां बहती है, कर्नाटक में। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा तो कौन सा है, चूलिया। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा है जोंग। अगर हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा तो है एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल। एंजिल की ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर है। एंजिल की ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर। और ये जो बांध है, ये जो जलप्रपात है वो कहां पे है, ये है ओरोनिको नदी है एक। कौन सी नदी है, ओरोनिको। और ओरोनिको की सहायक नदी है कोरोना नदी। कौन सी नदी, कोरोना। और कोरोना पे कौन सा जलप्रपात है, एंजिल। और ये एंजिल जलप्रपात है कौन से देश में, तो वेनेजुएला में, वेनेजुएला। और वेनेजुएला कौन से महाद्वीप का देश है, दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक झील भी है जिसका नाम है मर्केबो झील। और मर्केबो झील वह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोरोना नदी पर कौन सा बांध, कौन सा जलप्रपात है, एंजिल। और इस शरावती नदी पर कौन सा है, जोंग, जो भारत का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सी नदी पर है भाई, चंबल नदी पर है, इसका नाम क्या है, चूलिया। ठीक है, ये जो नदी है आगे चलती है देखो, और आगे चलने पर इस पर एक बांध और आ जाता है कोटा में। और कोटा में जो इस पर बांध है, कोटा में इस नदी पर एक फिर से बांध आ गया। और इस बांध का नाम क्या है, इस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है, जवाहर सागर। और जवाहर सागर बांध कहां पे है, कोटा में। ठीक है, इसके बारे में देखो आगे लिखते हैं जवाहर सागर बांध की क्या विशेषता है। जवाहर सागर जो बांध है, जवाहर सागर कोटा में, इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, 1972 में हुआ था। निर्माण कब हुआ था इसका, 1900। और ये एक कौन सा बांध है, ये एक पिकअप बांध है। कौन सा बांध है, पिकअप। देखिए पिकअप बांध क्या होता है, जब नदी चलती है, नदी का आगे से भाग ऊंचा आ जाता है तो उसको लिफ्ट की सहायता से पानी को आगे उठा के डाला जाता है, ऐसा बांध क्या कहलाता है, पिकअप। तो जवाहर सागर एक कैसा बांध है, तो जवाहर सागर एक पिकअप बांध है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस नदी पर एक बांध और आता है, देखो बीच में एक चीज और आती है। इस नदी पर एक क्या है,
ब्रिज बना हुआ है, इस नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है। यहां पे कोटा में इस नदी पर क्या है, एक ब्रिज, पुल है, और इस पुल का नाम क्या है, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कौन सा है, कहां पे है हैंगिंग ब्रिज भाई, तो राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर आ गया, कोटा में है, चंबल नदी पर, कोटा में है, चंबल नदी पर यह नदी हैंगिंग ब्रिज है। हैंगिंग ब्रिज का मतलब क्या होता है, इस नदी पर केबल की सहायता से लटकता हुआ एक पुल बनाया गया है, जो राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज है। ये जो हैंगिंग ब्रिज है ये 2009 में टूट गया था, 2009 में टूट गया था, और टूटने के बाद में इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाएगी, जिस कमेटी का नाम था निर्मलजीत वर्मा कमेटी, निर्मलजीत वर्मा कमेटी। निर्मलजीत वर्मा कमेटी का गठन किसके लिए किया गया, जो हैंगिंग ब्रिज टूटा था 2009 में, उसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी जिसका नाम था निर्मलजीत। और इस पुल को वापस 2017 में बनाकर तैयार कर दिया गया, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कितने लेन का है, ये 6 लेन का ब्रिज है, और इससे कौन सा एनएच जाता है, इससे NH27 गुजरता है। कौन सा एनएच गुजरता है, NH27। NH27 जो एनएच है वो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है, जो राजस्थान में 25 डिग्री अक्षांश के समानांतर चलता है। NH27 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है, जो किसके समानांतर चलता है, 25 डिग्री अक्षांश के समानांतर। तो इस पे कौन सा ब्रिज आ गया, हैंगिंग ब्रिज आ गया। चलो देखो और बात करते हैं। इस नदी पर लास्ट जो बांध है वो यहां पे बना हुआ है, जिसका नाम है कोटा बैराज। लास्ट कौन सा है, लास्ट बांध का नाम है कोटा बैराज। नाम से ही पता चल रहा है भाई कहां पे है ये, नाम से ही पता चल रहा है कहां पे है ये, कोटा में। चलो लास्ट बांध और देख लेते हैं इधर। चौथा बांध का नाम हो गया कोटा बैराज, और कोटा बैराज कहां पे है, कोटा में। इसका निर्माण हुआ था 1960 में, निर्माण कब हुआ, 1960 में। ये जो बांध है ये क्या है, ये राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र। यानी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस बांध से होती है, तो कोटा बैराज सागर बांध से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो कोटा बैराज। अब देखो टोटल जो 4 बांध हैं, ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर में 4 बांध स्थित हैं। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिस पर 100 किलोमीटर में कितने बांध बने हैं, 4 बांध। ठीक है, और देखो इन बांधों पर विद्युत का उत्पादन होता है, इन चारों बांधों पर क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। और उस विद्युत परियोजना का नाम क्या है, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना। और चंबल परियोजना का जो संबंध है वो कौन से राज्यों से है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और दोनों की हिस्सेदारी कितनी % है, 50:50। तो चंबल परियोजना का संबंध कौन से राज्यों से है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। और दोनों की हिस्सेदारी कितनी है, 50-50% दोनों की क्या है, हिस्सेदारी है। तो टोटल चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए मित्रों, 4 बांध बने हुए हैं। पहले बांध का नाम आपने बता दिया, कौन सा बांध, गांधी सागर। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर। तीसरा बांध जवाहर सागर। और चौथा बांध कौन सा है, कोटा बैराज सागर। कोटा के बाद में नदी बूंदी में जाती है, और बूंदी के बाद में दोनों जो राज्य हैं उनकी सीमा बनाती है यहां पर। अब चंबल नदी की एक विशेषता है कि चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चंबल नदी है वो अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। नदी है जब चलती है तो मिट्टी का कटाव साइड से करती है, वो तो हो गई साइड से अपर्दन करेगी। जैसे काटली नदी है वो मिट्टी का अपर्दन कैसे करती है, साइड से। अगर नदी है वो मिट्टी का अपर्दन लंबवत करती है, लंबवत मतलब नीचे से काटती हुई चलती है, तो उसको कहते हैं अवनालिका अपर्दन। विश्व में चंबल नदी वो किसके लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका अपर्दन के लिए। और अवनालिका अपर्दन करने से उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है, उबड़ खाबड़।
उबड़ खाबड़ भूमि बनती है, ऐसी उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। ऐसी उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। अब देखो बीहड़ का निर्माण कहां होता है? ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यहां पर चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन से क्या बना हुआ है? ये है बीहड़ क्षेत्र, बीहड़। अब बीहड़ कृषि के लिए क्या होते हैं? अनउपजाऊ होते हैं, कृषि के लिए अनउपजाऊ होते हैं। एक बीड़ होता है अनउपजाऊ, एक होता है बीड़, एक होता है बीहड़, और एक होता है बीड़ा, और एक होती है बीड़ी। चार नाम है ये। बीहड़ तो क्या है? चंबल नदी की अवनालिका अपर्दन करने से उबड़ खाबड़ भूमि बनती है, उसे तो क्या कहते हैं? बीहड़। और बीहड़ कृषि के लिए क्या होते हैं? अनउपजाऊ। बीड़ क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। बीड़ा ढूंढान क्षेत्र, ढूंढान मतलब जयपुर वाला क्षेत्र, ढूंढान क्षेत्र में घास के मैदानों को बीड़ा कहते हैं। और बीड़ी क्या होती है? ये होती है खाकी ब्रांड, जो पीने में काम आती है। तेंदू का पत्ते से क्या बनती है? बीड़ी बनती है। तो ये चार नाम। अब बीहड़ को देखो और क्या कहते हैं? बीहड़ को कहते हैं रेवाइंस। देखो बीहड़ की और नाम क्या है? इन्हें रेवाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवाइंस। इन्हें उत्खात भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि है? उत्खात भूमि। और इसे ही देस्यु प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? देस्यु प्रदेश। अब देखो इनके ये तो क्या है, यानी बीहड़ की जगह ये नाम भी आ सकते हैं। अब सर्वाधिक बीहड़ों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहां पे हैं? तो सवाई माधोपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहां पे हैं? सवाई माधोपुर में। इन बीहड़ों में चंबल के डाकू रह गए। इन बीहड़ों में क्या रहते हैं? डाकू। देखो डाकू क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो 3 राज्यों से मिला हुआ क्षेत्र है, और यहां 3 राज्यों से मिला हुआ क्षेत्र होने के कारण यहां पे पुलिस कार्रवाई बहुत कम होती है। इसलिए जो डाकू होते हैं वो दिन में लूटपाट करके और इन खड्डों में आके छिप जाते हैं। इसलिए बीहड़ों को क्या कहते हैं? बीहड़ों को डाकुओं की शरणस्थली कहते हैं। बीहड़ों को डाकुओं की शरणस्थली कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पान सिंह तोमर मूवी देखी है, और पान सिंह तोमर मूवी में चंबल के डाकुओं को बड़ा अच्छा सीन दिखाया गया है। पान सिंह तोमर मूवी का एक फेमस डायलॉग भी है कि चंबल में तो क्या रहते हैं? बागी रहते हैं, डाकू तो कहां बैठे हैं? संसद में बैठे हैं। और ये बात लाख टके की एकदम सही बात कही है उसने। तो चंबल में जो डाकू रहते हैं, इसलिए चंबल के जो बीहड़ हैं उनको क्या कहते हैं? डाकुओं की शरणस्थली। अगर आपको ये पूछे ना कि समुद्री डाकुओं का देश किसे कहते हैं, तो समुद्री डाकुओं का देश सोमालिया। सोमालिया एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, जिसे क्या कहा जाता है? समुद्री डाकुओं का देश कहा जाता है। बीहड़ हो गए भाई। अब बीहड़ों को ही स्थानीय भाषा में, बीहड़ों को ही स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र कहते हैं। बीहड़ों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डांग। यानी ऐसी अनउपजाऊ भूमि को करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में क्या कहते हैं? डांग। और डांग की रानी किसे कहा जाता है भाई? करौली को कहते हैं। डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। और डांग का राजा पूछें तो डांग का राजा कौन हो जाएगा? धौलपुर। डांग की रानी करौली और डांग का राजा क्या है? धौलपुर। तो ये नदी यहां पर अवनालिका अपर्दन करने से क्या बना दी? उबड़ खाबड़े भूमि बना दी। और उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। आगे जाती है नदी, और आगे जाकर के कहां मिलती है? देखो यहां से नदी आई है जिसका नाम क्या है? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना। और ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है? इटावा। इस स्थान का नाम क्या है? इटावा। और इटावा कहां पड़ता है मित्रों? इटावा पड़ता है यूपी में। इटावा कहां पड़ा है? इटावा पड़ता है यूपी में। देखिए ये नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, ये बात सबसे पहले बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूं क्योंकि लगभग जिले आपके कवर हो गए पहले पहले। कैसे कैसे हो गए? देखो सबसे पहले तो आपने चित्तौड़गढ़ देखा। सबसे पहले तो कौन सा आ गया? चित्तौड़गढ़ आ गया। उसके बाद में कोटा आ गया। उसके बाद में बूंदी। उसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कितने जिले हो गए भी टोटल? 6 जिले हो गए। तो चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। और देखो 2-4 बातें और कर लेते हैं अगले पेज पर निकाल करके। इसमें और क्या है? चंबल नदी जो है उसमें क्या सर्वाधिक पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं घड़ियाल। क्या है? सर्वाधिक घड़ियाल और मगरमच्छ।
मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ ज्यादा हैं, इसलिए चंबल को क्या कहते हैं, घड़ियालों और मगरमच्छों की शरण स्थली कहते हैं। घड़ियालों और मगरमच्छों की शरण स्थली किसे कहा जाता है, चंबल को। इसके अलावा चंबल नदी में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम क्या है, गांगेसूस। कौन सा जीव है भाई, गांगेसूस। और गांगेसूस की क्या विशेषता है, ये जलधारी और स्तनधारी जीव है। चंबल नदी में कौन सा जीव, गांगेसूस जीव। जैसे गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता, गंगा नदी का पानी है वो खराब नहीं होता, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरियो पाया जाता है, फेज, इसलिए गंगा नदी का पानी है वो कभी खराब नहीं होता है। जब अंग्रेज गए थे यहां से इंडिया से, तो यहां से गंगा नदी के पानी की कई ट्रेन भर के लेके थे, ले जाओ भाई, अपनी गंगा है उसका पानी कभी खराब। इसलिए 2009 में गंगा नदी को कौन सी नदी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चंबल नदी में घड़ियाल ज्यादा है और गांगेसूस भी ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जलधारी जीव ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए चंबल के किनारे किनारे राजस्थान में एक अभ्यारण्य बनाया गया है। चंबल के किनारे पर राजस्थान में क्या बनाए गए, अभ्यारण्य बनाए, और उस अभ्यारण्य का नाम क्या है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, इस नदी के दोनों छोर पर एक अभ्यारण्य बनाया गया है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। और ये राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है। राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। और ये जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, चंबल नदी के एकदम किनारों किनारों पर है। इसमें जलीय जीव ज्यादा रहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या है, इस नदी के किनारे पर कोई बड़े उद्योगों का विकास कम होगा, क्योंकि उद्योगों से जो कचरा निकलेगा वो कहां जाएगा, इस नदी में, और नदी के पानी को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा, जिससे इस नदी के जो जलीय जीव हैं उनके जीवन पर क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। इसलिए यहां पर भारत सरकार ने क्या शुरू किया भाई, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और ये जो नदी है वो जाकर के कहां गिरती है, ये जो नदी है वो जाकर के गिरती है यमुना नदी में, और यमुना जाती है गंगा में, गंगा जाती है किसमें, ब्रह्मपुत्र में, और ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर कहलाती हैं मेघना, और मेघना कहां छलांग लगा देती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से मित्रों चंबल नदी ने अपना जल कहां तक पहुंचाया है, बंगाल की खाड़ी तक। एक बार फिर से देखते हैं, आप साथ साथ में रिवाइज कर लीजिए और मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पढ़ा है हमने अभी। हमने सबसे पहले चंबल नदी के उपनाम पढ़े थे, चर्मणवती, नित्यवाहिनी, बारहमासी और कामधेनु। चंबल नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की कुल लंबाई हमने देखी 966। उद्गम हमने देख लिया कहां से हुआ, जनापाव की पहाड़ी से, और इस नदी की लंबाई अलग अलग राज्यों में है, जैसे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 315 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है 241 किलोमीटर मित्रों, और उत्तर प्रदेश में बहती है 275 किलोमीटर। ठीक है भाई। उसके बाद में ये नदी ने अपना जल कहां डाला है, यमुना में, और ये नदी का नाम क्या है, यमुना नदी। और यमुना ने अपना जल है वो कहां डाल दिया, प्रयागराज में ले जाकर के गंगा में, और गंगा में प्रयागराज है, और यहां पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कुंभ के मेले का आयोजन भारत में 4 जगहों पे होता है। कहां कहां होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यहाँ पे उज्जैन आएगा, बताया था मैंने आपको। यहाँ पे नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। तो भारत में कुंभ के मेले का आयोजन 4 जगहों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इस नदी ने अपना जल डाल दिया कहां पर, गंगा में, और गंगा ने अपना जल डाल दिया कहां पर, ब्रह्मपुत्र ने, और ब्रह्मपुत्र नाम मेघना नाम से कहां गई है, बंगाल की खाड़ी में। अपन राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में ये नदी कितने जिलों में बहती है, तो 6 जिलों में बहती है। सबसे पहला जिला इधर लिख देता हूं मैं, आपने देख भी लिया होगा आप तो। राजस्थान में पहला जो जिला है उसका नाम क्या है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा जिला आएगा, कोटा, और कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर,
उसके बाद में करौली और उसके बाद में धौलपुर। राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो 6-6 जिलों में बहती हैं। 3 नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, बनास और ये लूनी। देखिए मजा आएगा, लगातार क्लास देखते रहिए। नदी का हमने यहाँ पे फिर से देखते हैं, उद्गम कहाँ से हो गया? जाना पाओ कि पहाड़ी से सबसे पहले नदी मिल गई शिप्रा नदी, जिसके किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन। मध्य प्रदेश में इस पे कौन सा बांध बना है? गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध की क्या विशेषता है? चंबल नदी पर स्थित बांधों में सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, इस बांध का निर्माण कब हुआ था? 1959-60 में हुआ था। राजस्थान में आ गई, कहां से आई? राजस्थान में 84गढ़ से। और 84गढ़ कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे रावत भाटा में एक बांध बना है जिसका नाम क्या? राणा प्रताप सागर। और राणा प्रताप सागर बांध की राजस्थान का जल भराव क्षमता के आधार पे सबसे बड़ा बांध। और इसी बांध से राजस्थान के एकमात्र परमाणु संयंत्र है जिसका नाम क्या है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र। उसको विद्युत का क्या होता है? उसको जलापूर्ति होती है पेयजल की। उसके बाद में ये नदी क्या बनाती है? यहाँ पर बामणी नदी है। ये कौन सी है? नदी का नाम देखो कितना प्यारा है, बामणी। और बामणी नदी और चंबल नदी मिलकर क्या बनाती है? चूलिया जलप्रपात। और चूलिया राजस्थान का सबसे ऊंचा, ऊंचाई कितनी? 18 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा चूलिया, भारत का सबसे ऊंचा जोंग, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। इस पर कौन सा ब्रिज बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज क्या होता है सर? नदी के ऊपर झूलता हुआ पुल, फिल्मों में आपने देखा होगा, वो पुल है। राजस्थान का प्रथम ही है। और 2009 में क्या हो गया था? ये टूट गया था भाई। 2009 में बहुत सारे कारनामे हुए। 2009 में टूटने के बाद में इस पे के लिए कौन सी कमेटी गठन किया गया? निर्मलजीत वर्मा कमेटी। और 2017 में बनकर वापस तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन किसने किया? एक ही आदमी उद्घाटन करने वाला, जिसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। ये इससे कौन सा एनएच जाता है? NH27, जो कितने लेन का है? 6 लेन का। और NH27 किसका हिस्सा है? पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर का। और ये कौन से अक्षांश के समानांतर राजस्थान जाता है? तो 25 डिग्री के समानांतर। आगे इस पर एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? कोटा बैराज सागर और जवाहर सागर। जवाहर सागर राजस्थान का पिकअप बांध है और कोटा बैराज सागर राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। कहां पे? अभी कोटा में है। आगे नदी कौन सा अपर्दन करती है? अवनालिका अपर्दन। और अवनालिका अपर्दन से क्या बनते हैं? उबड़ खाबड़ भूमि, जिसे क्या कहा जाता है? बीहड़ बनते हैं। बीहड़ कृषि के लिए क्या होते हैं? अनुपजाऊ होते हैं। और बीहड़ों को क्या कहते हैं? डाकुओं की शरणस्थली कहा जाता है। बीहड़ों के और नाम रेवाइंस, उत्खात भूमि, देस्यू प्रदेश। सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ पे है? तो सवाई माधोपुर में। इन बीहड़ों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। और डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। और डांग का राजा कौन सा है? धौलपुर। ये नदी आगे उत्तर प्रदेश में जाती है और यहाँ पे जाकर इटावा में किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में। ये हुई आपकी चंबल नदी। और इतनी आसान एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आज तक की जितनी भी एग्जाम में लगी हैं, चाहे कितना भी कठिनाई का स्तर का पेपर बना लो, नहीं जाएगा बाहर। इसके किनारे किनारे क्या विस्थापित किया गया है? एक अभ्यारण्य जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय चंबलें घड़ियाल अभ्यारण्य। इसमें 2 जीव पाए जाते हैं, एक तो घड़ियाल, एक मगरमच्छ और एक गांगे सूस। इसको क्या घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन। सर्वाधिक पानी देती है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सर्वाधिक पानी देती है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। गाय की एक नस्ल राठी जो सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए राठी नस्ल को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। तो ये हुई आपकी चंबल नदी। देखना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करो तो कर देना, ना करो तो आपकी मर्जी, लेकिन देखना पूरा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। संदीप जी रोकियो।